तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन जो पढ़ रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट क्लास में एपेरेंट वेट वाला पढ़ा था अपन ने, और ये क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक हमने लिया था। ठीक है, इसको अब आगे लेते हैं। ये देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जितने तरह के अपन ने सवाल हो सकते हैं अपन ने कोशिश किया, हर तरह के सवाल को डिस्कस किया। अब आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो पार्ट अपन पढ़ेंगे देखो एक सवाल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल की प्योरिटी और इम्प्योरिटी को भी अगर पता लगाना हो कि कितना मटेरियल कोई एक टाइप का है, कितना मटेरियल दूसरे टाइप का है, उसमें भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए एक सवाल ऐसा लेते हैं जिसमें मेटल की इम्प्योरिटी और नॉन इम्प्योरिटी को अपन कैलकुलेट करेंगे। जैसे सवाल क्या है, क्वेश्चन है कि देखो एक मेटल, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो दो तरह के मेटल से मिलके बनी हुई है, दो तरह के मेटल से मिलके बनी हुई है। ये मेटल 1 हो गई और एक दूसरी कोई मेटल 2 हो गई, M1 और M2, है ना। इसका जो टोटल मास है, टोटल मास M1 है, ये मेटल 1 हो गई, इसकी मेटल 1 है, और ये है मेटल 2। अब देखो मेटल 1 और मेटल 2 का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जैसे मान लो सोने में कॉपर को मिलाया है तो हमें कॉपर का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, और गोल्ड का भी क्या पता होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होता है ना। तो ठीक ऐसे ही आर्किमिडीज जब अपने दरबार में बैठा था तो जो पहले के जितने काम हुए थे उनमें हमें उन ऑब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग से पता थी। तो एक की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मेटल 1 की, ये दे रखी थी, ये मान लो दे रखी है 7.4, G1 दो रेखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.4 दे रखा है, और G2 जो मेटल 2 है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 11.4, है ना। ये कोई एलॉय है, एलॉय है ना, मिक्स्ड मेटल्स हैं, और इस पूरे का जो मास है वो है 96 ग्राम। पूरे का मास कितना है, 96 ग्राम है। तो सवाल क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ वेट ऑफ अलॉय इन वाटर इज 86 ग्राम। अब इस पूरे को हमने क्या किया, पानी में डुबोया। किसमें डुबोया, पानी में डुबाया। तो पानी में डुबोने में हमें क्या पता चला कि वेट ऑफ अलॉय इन वाटर इज फाउंड 86 ग्राम। 86 ग्राम क्या मिला, पानी में वेट मिला। तो सवाल क्या है, सवाल यह है कि इस अलॉय के अंदर दोनों मेटल्स का क्या क्या प्रपोर्शन है। कैलकुलेट प्रपोर्शन ऑफ masses of metals in alloy। अलॉय में जो मासेस का प्रपोर्शन होगा वो कितना कितना है ये पता लगाना है। तो ये सवाल नोट करो, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, है ना। देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या अपन लेते हैं,
अपन देखो दो इक्वेशन बनाएंगे और उसी से सीधा आंसर आ जाएगा। मेटल 1 और मेटल 2 में इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 7.4, 11.4। अब देखो सॉल्यूशन समझिए। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेटल 1 और मेटल 2 का वॉल्यूम कितना कितना है ना, मान लीजिए एक मेटल पूरा 96 का वेट है, जो फर्स्ट मेटल है इसका मास m है, तो सेकंड मेटल का मास कितना हो जाएगा 96 माइनस m हो जाएगा ना। अब देखो मेटल 1 जो है उसका वॉल्यूम अगर देखें, वॉल्यूम ऑफ मेटल्स देखें अपन, वॉल्यूम ऑफ मेटल्स, ये दोनों जो मेटल्स हैं इन मेटल्स का वॉल्यूम कितना कितना है। अगर मैं फर्स्ट मेटल का वॉल्यूम की बात करूं जो कि V1 हो गया, तो V1 वॉल्यूम कितना है अपना, वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी होता है। इसका मास तो हो गया m और इसकी डेंसिटी देखो कितनी है, वो दे रखी है 7.4। अब आप बोलोगे सर वो तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डेंसिटी थोड़ी ना है, लेकिन हम मास की यूनिट किस में ले रहे हैं, CGS में। 96 ग्राम CGS है, मास की यूनिट भी किस में, CGS में। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, पर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी तो होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर CGS यूनिट में देखें, CGS में वाटर की डेंसिटी तो कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि जो डेंसिटी हमारी होगी, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, क्या डेंसिटी नहीं होगा क्या, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वही क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। अगर हम वाटर की डेंसिटी क्या लें, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लें तो इसलिए मैंने क्या किया, 7.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, लेकिन CGS सिस्टम में ये 7.4 क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी डेंसिटी ही हो जाएगी। तो ये CGS सिस्टम में किस में वॉल्यूम की यूनिट आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में। है बात समझ में, ये V1 वॉल्यूम हो गया। इसी तरह से V2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 96 माइनस m अपॉन में 11.4, ये V2 वॉल्यूम आ गया। तो दोनों मेटल्स के क्या आ गए, इन रिलेशन से हमारे पास में वॉल्यूम आ गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जब पानी में डुबोते हैं इस पूरे सैंपल को, तो पानी में जब डुबोते हैं तो डुबोने पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जो पूरा हमारा अलॉय है उसका वेट कितना हो जाता है, 86 ग्राम ही हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पहले तो था 96, पहले कितना था 96 में से जब बायोन्सी घटा देंगे तब कितना बच जाएगा, 86 बच जाएगा ना, है ना। 96 में से बायोन्सी घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 86। अब 96 वाले का वेट हो गया 96 इंटू जी और 86 इंटू जी, ये इक्वेशन बनेगी। तो 96 इंटू जी माइनस बायोन्सी, बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी होता है डेंसिटी तो होती है लिक्विड की कितनी 1, डेंसिटी होती है लिक्विड की, वॉल्यूम किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, V1 प्लस V2 इंटू क्या हो जाएगा, G बराबर कितना होना चाहिए, 86 G। G को कैंसिल आउट कर दिया पूरी इक्वेशन से, है ना। तो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी, 96 माइनस V1 प्लस V2, V1 हो गया m अपॉन 77.4 प्लस V2, V2 हो जाएगा 96 माइनस m अपॉन में 11.4 बराबर किसके हो जाएगा, 86। अब देखो पूरी इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, खाली m ही तो है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो m की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, 96 में से 86 गया तो देखो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास में, m आ जाएगा 33.3 ग्राम, है ना। जो m है ये आ जाएगा 33.3 ग्राम, और जो ये तो आ गया 33.3 ग्राम किसका, मेटल 1 का, यानी कि मेटल 1 की जो अमाउंट है इसके अंदर ये इतनी है। और इसी तरह से जो मेटल 2 है, यानी कि 96 माइनस 33.3 करेंगे तो
उससे क्या आ जाएगा, मेटल 2 की अमाउंट। तो मेटल 2 की अमाउंट क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी 62.7 ग्राम। ये आ जाएगा 62.7 ग्राम। ये किसकी अमाउंट आ गई, आया समझ में। तो क्या हमने बायोन्सी प्रिंसिपल को, जस्ट बायोन्सी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए दोनों मेटल्स की इम्प्योरिटी निकाली या नहीं निकाली, आई ना। तो ऐसे आ जाता है। तो ये केवल जस्ट बाय यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने ये कर दिखाया, है ना। क्या करना था, चांदी और सोने के स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आराम से पता होती है, डेंसिटी उनकी, वो तो एक जनरल प्योर आप सैंपल लिया, प्योर सैंपल से आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब उसको, उसका वेट किया 96 ग्राम आया, उसका पानी में वेट लिया 86 ग्राम आया, बस पूरा कैलकुलेशन आ गया, पूरी इम्प्योरिटी निकाल लेगी, कितना इसमें चांदी है, कितना कितना इसमें सोना है, कितना इसमें कॉपर है, ये सब आ जाता है फिर, है ना। तो ऐसे करते हैं, ये नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरेटिकल आइडिया है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ बायोन्सी। देखो सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जहां पे अपन पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के मास को कन्वर्ज मान सकते हैं कि सारा का सारा मास यहीं पे आ गया। तो वैसे ही सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का वो सेंटर या पॉइंट जहां पे बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है ना। तो द पॉइंट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट, द पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट at which buoyancy force FB buoyancy force acts, buoyancy force act, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी। अब देखो सेंटर ऑफ बायोन्सी कैसे आता होगा, जैसे मान लीजिए एक कोई लिक्विड में हमने ये लिक्विड लिया, इस लिक्विड में कोई रॉड को हमने इस तरह से डुबोया, ये रॉड लिया ये रॉड इस तरह से डुबाया, लेकिन रॉड पूरी तरह से डूबी हुई नहीं है, इसका कुछ पार्ट जो है रॉड का वो बाहर है और कुछ डूबा हुआ है ना। तो इस तरह से कोई सिनेरियो है। अब देखो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, जैसे मान लो ये रॉड को हमने यहाँ पे ऐसे डुबाया हुआ है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ये केस है,
अब देखो जो बायोन्सी फोर्स लगेगा वो तो खाली डूबे हुए पार्ट पे लगेगा ना, तो जो सिंक्ड पार्ट है, सिंक्ड पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा ना, वहां पे हमारा क्या करेगा, बायोन्सी फोर्स एक्ट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी, COB कहलाएगा। समझ आई बात। हालांकि सेंटर ऑफ मास यहां पर है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है जिस पे क्या लगता है, mg लगता है। अब देखो सेंटर ऑफ मास पे mg लग रहा है तो mg तो इसको रोटेशनल मोशन नहीं देगा, लेकिन रोटेशनल मोशन कौन दे देगा, सेंटर ऑफ बायोन्सी पे जो बायोन्सी फोर्स लग रहा है वो रोटेशनल मोशन दे देगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, टॉर्क। तो सेंटर ऑफ ये बायोन्सी फोर्स जो है इससे क्या मिल जाएगा, इसको टॉर्क मिल जाएगा। समझ आई बात। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि जनरली ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ सिंक्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ बायोन्सी। ये समझ में आया। तो ये सेंटर ऑफ बायोन्सी का कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लीजिए। देख लिया, ठीक है, सेंटर ऑफ बायोन्सी क्लियर। हाँ, बायोन्सी हमेशा सिंक्ड पार्ट होता है ना, कि पानी कितना डूबा है उसी पे लगता है ना। ऊपर वाले पे लगेगी नहीं ना, देखो जो पार्ट डूबा हुआ होता है ना, बायोन्सी फोर्स का प्रिंसिपल ये होता है कि बायोन्सी फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, कि कितना उस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया। तो जो डूबा हुआ पार्ट है उसी ने एक्चुअल में लिक्विड को डिस्प्लेस किया, तो उसी पे क्या लगेगा, बायोन्सी लगेगा। जो बाहर हवा में है उससे बायोन्सी नहीं लगेगा। बायोन्सी इक्वल नहीं लगता, बायोन्सी लगता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है, कि कितना लिक्विड वो उसने डिस्प्लेस किया है किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट में। बिल्कुल सही मिलेगा। बायोन्सी फोर्स आता है डेंसिटी लिक्विड की, रो वीजी फॉर्मूला होता है बायोन्सी फोर्स का, है ना। तुम इसको समझाना आज थोड़ा, बायोन्सी आर्किमिडीज में है ना, इसको थोड़ा इससे बात पूछ रहा था, उस दिन आई नहीं थी तुम, मैंने बहुत डिटेल में बताया कि बायोन्सी फोर्स को कैसे निकालते हैं, क्यों इसमें डेंसिटी लिक्विड के काम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का काम में लेते हैं, इनटू फिर जी करते हैं, जी हमारा ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हो गया, उससे हमारा क्या आता है, बायोन्सी फोर्स आता है ना। और हमेशा ये ऊपर की ओर लगता है, और क्यों आता है इसका कारण होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये क्रिएट होता है। ठीक है, आज इससे थोड़ा डिस्कशन करना उस दिन के क्लास का लेक्चर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं एक इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में। इस इक्वेशन का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन
जो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ, सिंपल एकदम टर्म्स में इसको समझे कि क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सिंपल टर्म्स में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, जैसे आप पानी से पानी का पाइप लिया, उससे पेड़ पौधे में पानी दे रहे होते हैं, बगीचे में पानी दे रहे होते हैं, तो आप आगे क्या करते हो, कभी कभी इसको अंगूठे से पींच देते हो। पींचते ही क्या होता है, उसमें पानी की स्पीड बढ़ जाती है। यानी कि जब आपने पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन कम किया तो पानी की वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो ये किस वजह से हुआ, ये किस प्रिंसिपल से हुआ, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखो कैसे आता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पाइप है, ये पाइप का छोटा मुहाना है इस तरफ, और ये पाइप का बड़ा मुहाना है इस तरफ कोई, ठीक है। ऐसे इस तरफ एरिया A1 है, इस तरफ एरिया A2 है। यहाँ पे वाटर की या फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कोई V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कोई V2 है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि जैसे ये मान लो फ्लूइड चल रहा है, इस पूरे में फ्लूइड चल रहा है, यहाँ पे हमने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि जो A1 V1 है, इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी, इसका एरिया इंटू इसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो A1 V1 है, A1 V1 बराबर क्या होता है, A2 V2 होता है। ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, ओके। देखो अब क्या होगा, यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो अगर आपने एरिया छोटा किया तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होने के लिए वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए एरिया छोटा होते वेलोसिटी बढ़ जाती है, एरिया बड़ा होते वेलोसिटी कम हो जाती है। ये होता है A1 E1 बराबर A2 V2। अच्छा, इसका प्रूफ देखो, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ क्या है, सिंपल सा छोटा सा, कि यहां पर जिस रेट से मास एंटर होगा, है ना, देखो यहां पर जिस रेट से मास एंटर होगा dm अपॉन dt, जिस रेट से मास एंटर होगा उसी रेट से यहां से मास बाहर निकलेगा, है ना, क्योंकि नया मास तो आ नहीं रहा ना, पर सेकंड जितना मास एंटर हो रहा है पर सेकंड उतना ही मास निकलेगा। तो dm अपॉन dt, जो मास इन है वही मास की जो बाहर निकलने की रेट होनी चाहिए, चाहे एरिया बदल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, ये बराबर होना चाहिए। अब देखो dm जो है, dm को क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का डेंसिटी है रो, डेंसिटी क्या है फ्लूइड का, रो। तो जो छोटा सा dm है उसको क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई छोटे से dt टाइम में ये जो फ्लूइड है यहाँ पर कोई dx1 चल लिया, और यहाँ पर छोटे से dt टाइम में ये जो फ्लूइड है कोई dx2 चल लेता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई dt टाइम में जो dm वैल्यू, dm को क्या लिख सकते हैं, dm होता है देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया A1 इंटू dx1 अपॉन क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। ये जब फ्लूइड अंदर आ रहा है उस समय dm मास कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया एरिया इंटू लेंथ। मान लो उस dt टाइम में ये कितना चला, dx1 चला, तो कितना फ्लूइड है एंटर हुआ, dm रो A1 dx1। इसी तरह से इधर dm बाहर कितना लेगा, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो गया एरिया इंटू लेंथ अपॉन में dt, ये किसके लिए हो गया, आउट के लिए। अब देखो एक टर्म होती है आइडियल फ्लूइड, क्या होती है आइडियल फ्लूइड। देखो आइडियल फ्लूइड कौन होता है, आइडियल फ्लूइड की खासियत होती है, पहली बात तो ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि जब फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो इसमें कोई कंप्रेशन नहीं होता, यानी कि डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इनकम्प्रेसिबल होता है आइडियल फ्लूइड। इसमें नॉन विस्कस होता है, विस्कस अपन आगे पढ़ेंगे, नॉन विस्कस,
नॉन विस्कस को अभी आप ऐसे समझिए कि कोई फ्रिक्शन नहीं होता लेयर्स के बीच में, है ना। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, और फ्लूइड के कोई भी पार्टिकल जो उनके बीच में आपस में कोई कोहेसिव और एडेसिव, वो भी आगे अपन पढ़ेंगे इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में, यानी कि नो फोर्सेस बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल, नो फोर्सेस बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स। नहीं, बायोडेंसी तो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन की वजह से नहीं, वो तो प्रेशर की वजह से है ना। इसमें होता है, आइडियल में भी होता है, लेकिन अपन यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं कि जब ये फ्लूइड इस पाइप में फ्लो हो रहा है तो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, एंटर होते समय और बाहर निकलते समय सेम रहेगी, तो डेंसिटी को हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब डी एक्स वन अपॉन डी टी, ये तो क्या हो गया, लेंथ अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये डी एक्स टू अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो ये तो हो गया वी वन वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, वी टू वेलोसिटी। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला रिलेशन आएगा नहीं आएगा, है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए लागू होती है, आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर यही फ्लूइड मान लो कंप्रेस हो जाता तो डेंसिटी चेंज हो जाती, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और थी, यहाँ पे डेंसिटी कुछ और हो जाएगी, उस केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं लगेगी। समझ आई बात। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए लगती है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर आइडियल फ्लूइड के लिए लगती है। तो फॉर्मूला क्या है, ए वन वी वन बराबर ए टू वी टू। तो अब समझ में आया, पाइप को जब खींचते हैं तो वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि एरिया कम हो गया। और फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यूटी इक्वेशन यह कहती है कि पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, ऐसे करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हो गया।
नेक्स्ट देखो, इस कंटिन्यूटी इक्वेशन के क्वेश्चंस या एप्लीकेशंस में जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो तो ऐसा हो जाएगा कि आपको एक पाइप दे दिया और पाइप के इस तरफ का एरिया दे दिया और इस तरफ का एरिया दे दिया और दोनों अलग अलग दे दिए, है ना। मान लीजिए इस तरफ की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर और इस तरफ की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ इधर पाइप पे पानी का वेलोसिटी क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन निकाल सकते हो। आ जाएगा। नहीं तो देखो A1 क्या हो गया, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू V1 बराबर क्या होएगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू V2 निकालना है ना। मान लीजिए वो V वेलोसिटी है, वो हमें निकालनी है, तो V निकालनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स V। V की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा, बताइए बात, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखो एक टर्म है, इसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। फ्रीली फॉलिंग लिक्विड, फ्रीली फॉलिंग लिक्विड क्या है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बाल्टी में पानी वगैरह भर रहे हो अपने घरों में या कहीं पे भी, तो उस समय जब नल से पानी गिर रहा होता है, किससे, नल से मान लो पानी गिरता है, जैसे मैं एक नल बना लेता हूँ, ये मान लो अपना एक टूंटी है या नल है, क्या बोलते हो, टूंटी बोलते हो क्या, नल बोलते हो। तो इस तरह का देखो नल होता है, ये नल है, नल से पानी गिर रहा है, तो तब गिर रहा है, थोड़ा नल लूज होता है, तब उस समय का केस देख रहे हैं। तो पानी जब गिरता है ना, तो पानी के गिरने की जो शेप होती है वो कुछ ऐसी बनती है, मतलब ऊपर तो थोड़ा ज़्यादा होता है एरिया, पर जैसे जैसे वो नीचे आता है तो एरिया क्या होने लगता है उसका, ऐसा लगता है ना, ऊपर एरिया ज़्यादा होता है और नीचे आता है जैसे जैसे एरिया कम होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इस कारण पे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है, फ्रीली फॉलिंग अगर कोई लिक्विड है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता जाता है। तो इसका कारण देखो क्या होगा, क्या कारण हो सकता है, आप बता सकते हो। नो, फोर्स कैसे होगा, नहीं, और सोचो। जब ये फ्लूइड नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एरिया, तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक है ना। मान लीजिए यहाँ पे एरिया है ए और यहाँ पर वेलोसिटी जो स्टार्टिंग की वो वही है v, है ना, और स्टार्टिंग में v1 v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से ऐसा कुछ निकल रहा है। अब जब h हाइट गिर जाता है
मान लो हमें देखना है कि h हाइट जब गिरेगा तो उस समय इसका एरिया कितना हो जाएगा, है ना। जब ये h हाइट गिर चुका होगा तो उस समय मान लीजिए इसका एरिया कोई हो जाता है a डैश, तो उस a डैश की वैल्यू क्या होगी, a डैश की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो a डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v डैश हो जाती है। तो इस v डैश की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, कोई भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब गिरता है तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो v डैश की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, रूट में v स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगी। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, a इंटू वी बराबर होना चाहिए a डैश इंटू वी डैश के। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वी अपॉन में v डैश, तो ये हो जाएगा ए वी अपॉन v डैश कितना हो गया, v स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी v डैश की आ जाएगी, यानी कि v डैश नहीं सॉरी a डैश, जो एरिया है कि यहाँ पे जब इतना h हाइट गिर चुका होगा तो उसका एरिया a डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वी अपॉन में रूट में v स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आई बात। तो ये फ्रीली फॉलिंग लिक्विड के लिए भी कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो आप काम कर रही है, ठीक है। ये है फ्रीली फॉलिंग लिक्विड के लिए, ओके, नोट कर लो। नोट कर लिया। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी इक्वेशन को और एक अलग तरह से भी समझते हैं। जैसे एक स्पेशल रेट होती है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो।
वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो को देखो इंडिकेट करते हैं क्यू से। ये क्यू क्या होता है? ये क्यू होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम। क्या होता है? टाइम। अब ये एवरेज हो सकती है, इंस्टेंटेनियस हो सकती है, रेट है क्योंकि, है ना। तो अपन इंस्टेंटेनियस की बात करें तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी? डी वी अपॉन डी टी। ये वी क्या है? वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है। ये वी क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। ये वी हो गया वॉल्यूम। अब वी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, है ना। ये वी देखो क्या है? वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का अपन क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम बराबर क्या हो सकता है किसी पाइप के लिए? उसका एरिया इंटू वेलोसिटी हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इसका मतलब देखो, मैं यहां पे अगर रखूं, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एरिया इंटू लेंथ, है ना। एरिया इंटू कोई लेंथ हो सकता है, एक्स क्या है यहाँ पे? लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। तो अब एरिया इंटू लेंथ को यहाँ पे रखा तो क्यू की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू एक्स का डी ऑफ डी टी करना है, ये करना है ना। तो देखो एरिया को तो कुछ नहीं किया उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, ये क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या गया? वेलोसिटी। यानी कि एरिया और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो के बराबर होता है। समझ आई बात? तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, है ना। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी is equal to volumetric rate of flow, volumetric rate of flow। समझ आई बात? ठीक है। तो ये पॉइंट अभी हमें ध्यान रखना है। ये होती है वॉल्यूमेट्रिक रेट ऑफ फ्लो, क्यू से इंडिकेट करेंगे। और वॉल्यूम अपॉन टाइम में तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर लीटर पर हावर, या लीटर पर मिनट, ऐसे रहती है। वॉल्यूम अपॉन टाइम की यूनिट रहती है, ठीक है। ये नोट कर लो। और